ए वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, ए वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी स्पेशल एमसीक्यूज सीरीज का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 कवर करेंगे, पार्ट 5 तक हम कवर कर चुके हैं। पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, फ़ायदा उठाइए, रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें नई नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपकी क्वेरी भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। 160 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, आज 161 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि सेशन कहाँ तक चलता है। ठीक है, बस इसमें आपको क्वेश्चन थोड़े अलग तरह से मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे कि आप उनको ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता था कि छोड़ आते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्डअप हो जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल हैं। बाहरी आक्रमण बिल्कुल भी नहीं, आंतरिक अशांति, वित्तीय अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 352 के तहत आंतरिक अस्थिरता थी, आंतरिक अशांति। ठीक है, तीसरी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक अशांति के कारण की गई थी। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सी है? तो ये बंदी प्रत्याक्षीकरण जो रिट है ये जारी की जाती है अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में वर्तमान में लोगों को सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ अनुचित उत्पीड़न से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बयान पर विचार करना है। विशिष्ट लबलो अर्स द्वारा शिकायतों के बारे में अब तक कोई संवैधानिक विनियम नहीं है। केंद्र और राज्य सतर्कता आयोग की शक्तियों सार्वजनिक अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए प्रतिबंधित है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो ये सूरा परिषद उच्च सदन का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र की संसद की स्थापना 1866 में हुई। यह मिस्र की राजधानी कायरो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, ठीक है, जो वित्तीय स्थिति है वो हमारी वो अस्थिर हो चुकी है, तो वहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? तो ये उपरोक्त सारे के सारे थे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, सबको आधार रखते हुए इसको शुरू किया गया था। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधार का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक हैं? तो ये हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आवश्यक घटक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और
निवारण अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के घटक हैं। निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी कभी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये चंद्रशेखर हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? तो ये स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, इसको गुलोटिन कहते हैं। ठीक है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है, इसे ही गुलोटिन कहते हैं। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विकास आयोग द्वारा ये सब किए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी वित्त आयोग के कार्य हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में चुना जाता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1991 को हुई थी। ठीक है। बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? तो रोलेट एक्ट कहा गया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो ये पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ था? तो 1963 में, 1963 में मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था। निम्नलिखित में गलत कथन छांटना है। ए है हमारे पास, संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति से रोक सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अपना इस्तीफा देता है। छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सॉरी, गलत कथन है यहाँ पर। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देगा। ठीक है। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में यातायात का जो निषेध है उससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो संबंध है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चे को मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में है? तो ऑप्शन टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे में है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। यह अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2006 में लागू हुआ था। प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? तो सर सल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में एकमात्र कथन गलत है, उसे छांटना है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। भारतीय संविधान का न्याय का आदर्श रूसी पूर्ववर्ती यूएसएसआर संविधान से लिया गया है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये बहुत सरासर गलत है। जो संविधान का अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है। और ये जो केशवानंद भारती वाला केस है ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? तो 1955 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम जीवन से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की अधिकतम आयु समान है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। राज्यसभा और विधानसभा स्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं किया जा सकता है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो ये आती है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उच्च न्यायालय के निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया, इसे क्या कहते हैं? तो इसे निषेधाज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक योजना किस सूची में आती है? तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? तो विधानसभा करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थायी किया गया था? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की एक आवश्यक विशेषता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। लिखित संविधान, न्याय की स्वतंत्रता, दोहरी स्वतंत्रता। तो ये एक दलीय सरकार की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रॉमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? तो ये है राज्य सरकार 100%, ठीक है। प्राइमरी नोटिस पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार प्राप्त करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे देश में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्हें एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किसके लिए उपरोक्त कथन इशारा करता है? तो ये करता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1982 को हुआ था। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की थी। भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान देना है। रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालय द्वारा और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। बजट के व्यापक रूप में अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। सदन में बजट पेश किया जाता है। यह सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। सर्वप्रथम सदन में बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, फिर समितियों द्वारा बजट छानबीन की जाती है। यदि कोई सदस्य प्रशासन में मितव्यय के सुझाव देता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं।
भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके तहत हुई है? तो ये हुई है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई है। निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संबंध जो है ये प्रावधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित स्वायत्त संस्था है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये मद्रास है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1687 में हुई थी। सलेती भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? तो ये बंगाली बोली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलेती भाषा बंगाली भाषा की बोली है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और एक नए जोश के साथ। और अपना प्यार बांटते रहिए, किसी को चीट मत करिए। ये एक लाइफ है, बस अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और मस्त मलंग रहिए। देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए जी रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।